मेरा नाम प्रभु चौहान, लोकल मांडू टूरिस्ट गाइड, और हम विज़िट करने आए हैं रानी रूपमती का महल। तो अभी जो मांडू फोर्ट के अंदर में जो किले बने हुए हैं, 12 मेजर साइड होती है। फर्स्ट आता है रानी रूपमती, जहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। सेकंड होता है बाज बहादुर का महल, रेवा कुंड, इको पॉइंट। फिर रॉयल पैलेस होता है, जहाज महल, तवेली महल, हिंडोला महल, साई पैलेस, हमा म्यूजियम, चंपा बावड़ी। वेलेस ग्रुप होता है, अशरफी महल, जामी मस्जिद, हौसंगसा टॉम एंड धर्मशाला, राम टेम्पल। तो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं हम लोग, इस बिल्डिंग का नाम है रूपमती पवेलियन, मीन्स मंडप कहा जाता है। रूपमती इस किले के अंदर रहती नहीं थी। रूपमती का ऑलरेडी शाही रेसिडेंस पैलेस बनवाया गया था, जो जहाज महल के अंदर बना हुआ है। तो रूपमती उसी शाही महल से एवरीडे घोड़े और पालकियों का यूज़ करके इस बिल्डिंग पर अप डाउन करती थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर से नर्मदा रिवर का दर्शन होता है। रूपमती बहुत बड़ी भक्त थी। नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण किया करती थी। रूपमती का गांव यहाँ से 26 किलोमीटर धर्मपुरी निमाड़ क्षेत्र की रहने वाली थी। रूपमती एक ज़मींदार की लड़की थी। उनके फादर का नाम था थान सिंह। तो रूपमती उस टाइम पर एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी मानी गई है। मेघ मल्हार राग जानती थी, जब भी गाती थी जब बारिश हो जाया करती थी। बाज बहादुर उस टाइम पर रहा था अकबर का गवर्नर 1555 में। तो बाज बहादुर के दो शौक, फर्स्ट शिकार का, सेकंड संगीत का। तो बाज बहादुर मांडू से शिकार खेलते हुए धर्मपुरी गांव के अंदर पहुंच जाता है। धर्मपुरी गांव में नर्मदा के तट से एक मंदिर है जिसका नाम है नागेश्वर मंदिर। रूपमती जब उस मंदिर में संगीत गा रही थी तो बाज बहादुर को उनकी मधुर मीठी आवाज़ सुनाई देती है। बाज बहादुर ने सोचा क्यों ना इसी मंदिर में चल करके थोड़ा आराम किया जाए और रूपमती से संगीत के लिए मुलाकात की जाए। अब रूपमती से मुलाकात की जाती है और एक प्रस्ताव रखा जाता है कि आपको संगीत के लिए मांडू में चलना होगा। रूपमती ने चलने से पहले एक शर्त रखी, मैं मांडू में तो चलने के लिए रेडी हूँ आपके साथ, जो कि मुझे एवरीडे नर्मदा रिवर के दर्शन होते हैं तो ही मैं अन्न और जल ग्रहण कर सकती हूँ। तो आपको मुझे मांडू में से ही नर्मदा के दर्शन करवाना पड़ेंगे। तो आपके साथ मांडू में मैं चलने के लिए रेडी हूँ। अब बाज बहादुर रूपमती को मांडू में लेकर के आते हैं। अब ऐसा कौन सा स्थान चुना जाए जहाँ से रूपमती को नर्मदा रिवर के दर्शन करवाए जाए। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं हम लोग, इस बिल्डिंग को बनवाया गया था 10th सेंचुरी राजा भोज। बिल्डिंग 3 फ्लोर में बना हुआ है। नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर देखेंगे वो रहा था घोड़ों का तबेला, मीन्स अस्तबल। दूसरा और तीसरा फ्लोर बनाया गया था सैनिक चौकी, वॉच टावर के लिए किले का यूज़ किया जाता था। इस किले के ऊपर 2 टावर बने हुए देख सकते हैं। स्पेशल रूपमती के लिए ओनली 48 आवर्स में किले पर 2 टावर बनवाए गए थे। जो फर्स्ट वाला टावर है वहाँ से नर्मदा रिवर के दर्शन होते थे। सेकेंड वाला टावर पूरा मांडू सिटी का नज़ारा दिखाई देता था, क्योंकि 8th सेंचुरी में मांडू की आबादी 9 लाख की हुआ करती थी। दिल्ली की उस टाइम पर 3 लाख। मांडू जो शहर है उस समय का महानगर, क्योंकि जैसे पहले बाहर से कोई भी आता था यहाँ रहने के लिए, मीन्स बसने के लिए, हर घर से गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, एक स्टोन दिया जाता था मकान बनाने के लिए, आबादी बढ़ाने के लिए। बिल्डिंग के बैक साइड में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक देखेंगे, किस तरह से बिल्डिंग का पूरा पानी फिल्टर करके स्टोर किया जाता था। उस टाइम पर घोड़े और सैनिकों को भी पानी फिल्टर पिलाया जाता था। आइए देखेंगे स्टोरेज टैंक और फिल्टर प्लांट। ये देख रहे हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो फिल्टर प्लांट है। बिल्डिंग के छत का बारिश का पूरा पानी इस टैंक के अंदर आता था। इसके अंदर में चूना, रेती, कोयला, नमक बिछा करके पानी को फिल्टर किया जाता था। फिल्टर होगा पानी। अंडरग्राउंड में चैनलें लगी हुई है, जो काफ़ी बड़ा टैंक है, स्टोरेज टैंक। देखेंगे हम लोग टैंक, ये देख सकते हैं पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक 95,000 लीटर्स का टैंक बना हुआ है।
इसी के अंदर पानी फिल्टर होके स्टोर होता था हाँ जी। और फिर वो पूरा मांडू पूरा अवेलेबल। नहीं, ओनली नीचे जो घोड़े रहते थे और ऊपर सैनिक सोल्जर्स, जी ओनली उन्हीं के लिए। ओके। अब हम लोग स्पेशल रास्ता देखने जा रहे हैं जहाँ से रूपमती घोड़े और पालकियों से आया करती थी। लास्ट प्लेटफॉर्म आगे हुआ करता था। सुरंग के द्वारा रास्ता बनाया हुआ है जो देखेंगे हम लोग। ये जो रास्ता देख रहे हैं हम लोग स्पेशल रूपमती के लिए आने जाने के लिए रहा था। सुरंग के द्वारा बनाया गया है। इसके ऊपर में 5 वेंटिलेशन बनाए गए हैं एयर और सनलाइट के लिए, जो देखेंगे हम लोग। देखिए, सुरंग के द्वारा स्पेशल रूपमती के लिए आने जाने के लिए रूट है ये, जिसके ऊपर में वेंटिलेशन बनाए गए थे एयर और सनलाइट के लिए। 5 वेंटिलेशन है, देख सकते हैं। रूपमती जब घोड़े और पालकियों से आया करती थी तो लास्ट स्टॉप यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर घोड़े और पालकियाँ रुका करती थी। यहाँ से फिर जो सुरंग के द्वारा स्पेशल रास्ता बताया, वहाँ से रूपमती के ऊपर जाया करती थी ओनली नर्मदा के दर्शन के लिए। अब पूरा एल शेप में हम लोग अस्तबल देखने जा रहे हैं। मांडू जो फोर्ट है, मांडू बसाया 3 राजा के द्वारा। फर्स्ट में राजा भोज हुए हैं, फिर मुंज राजा और परमार राजा। तो भोज राजा हुए भोपाल से, मुंज उज्जैन, परमार धार। परमार से पंवार मराठा हो गए। परमारों की रियासत मांडू के अंदर में रही 8 से 13 तक। 500 साल तक परमारों की रियासत मांडू में रही। बाद में जो वे गोरी, खिलजी, मुगल, इन सुल्तानों ने मांडू फोर्ट पर 52 बार अटैक किए। तो मांडू जो पूरा फोर्ट देखेंगे 52 बार उजड़ा था, 52 बार फिर से बसाया गया। परमारों का हार का रीजन, सैनिक बहुत थे उनके पास, हथियार नहीं थे। हथियार थे तो तलवार, तीर, कमान, भाले। 14वीं सेंचुरी में गौरी सुल्तान अफगानिस्तान से इंडिया में आए तो वो साथ में तोप लेकर के आए। तोपों के जरिए सारे किलों को फतेह कर लिया गया था। आज से करीब 1200 साल पहले यानी कि 8th सेंचुरी में परमार डायनेस्टी में मांडू की आबादी हुआ करती थी 9 लाख, दिल्ली की 3 लाख। मांडू जो शहर है उस समय का महानगर, क्योंकि पहले जैसे बाहर से मांडू में कोई भी आता था रहने के लिए, मीन्स बसने के लिए, हर घर से यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, एक पत्थर दिया जाता था यहाँ मकान बनाने के लिए, आबादी बढ़ाने के लिए। इस तरह से यहाँ की 9 लाख आबादी हुआ करती थी। 9 लाख की आबादी में 200 से 250 मंदिर हुआ करते थे, जो मुगलों के टाइम पर तोड़ फोड़ करके मस्जिद, मकबरों में कन्वर्ट किए गए। 200 से 250 कुएं, तालाब, बावड़ियाँ। ये जो देख सकते हैं हम लोग एल शेप में पूरा अस्तबल रहा है। किले के 2nd फ्लोर पर जाने के लिए सकड़ा सा रास्ता है, 1 वे। छोटे सकड़े 1 वे रास्तों का रीजन ये रहा था कि कोई अटैक, हमला करेगा तो डायरेक्टली एक के पीछे एक ही मेंबर ऊपर तक एंट्री कर पाएगा। ऊपर खड़ा एक ही सोल्जर्स 15 से 20 लोगों को आराम से मार सकता था, इसलिए उस टाइम पर छोटे और सकड़े रास्तों का यूज किया जाता था। ये आ चुके हम लोग रूपमती पवेलियन के 2nd फ्लोर पर, और टॉप फ्लोर का रास्ता आगे से देखेंगे, काफी सकड़ा और छोटा रास्ता बना हुआ है, वो भी 1 वे है। ये टॉप फ्लोर पर जाने के लिए सकड़ा सा रास्ता, इसको बाद में गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया है। ऊपर से हादसे हो चुके हैं सेल्फी के चक्कर में, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा इसका रास्ता बंद किया गया है जी। और जहां से रूपमती नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी वो लोकेशन देखेंगे हम लोग। इस किले के ऊपर हम लोग 2 टावर देख सकते हैं, 48 आवर्स में कंप्लीट करवाए गए थे। जो फर्स्ट वाला टावर देख रहे हैं, वहां से रूपमती खड़े होकर के इस डायरेक्शन में नर्मदा रिवर के दर्शन किया करती थी। अभी तो सारे लेक दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। यहाँ से मॉर्निंग टाइम दर्शन क्लियर होता है। जैसे ही सनराइज होगा, सन की फर्स्ट किरण नर्मदा के ऊपर गिरेगी तो उसके रिफ्लेक्ट से एक तलवार की धार किस तरह से चमचमाती हुई दिखाई देती है, महेश्वर और धर्मपुरी दोनों गांव के बीचों बीच दिखाई देती है। और जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मांडू एंड होता है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अभी हम लोग मालवा के अंदर है, बैक साइड पूरा निमाड़ क्षेत्र, ओकारेश्वर, महेश्वर, धर्मपुरी, काली बावड़ी सारा निमाड़ क्षेत्र के अंदर आता है।
और जहाँ पर खड़े हैं ये पत्थरों का बाउंड्री वॉल भी रहा है 72 किलोमीटर की रनिंग में। ये हाँ 72 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है जो 12 गेटों पर टच होता है। सिर्फ ओनली 4 गेट ही बचे हुए हैं जहाँ से मांडू के अंदर में एंट्री की जाती है। मेन धार वाला रास्ता, आलमगीर दरवाज़ा, कमानी दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा। जी सर, तो ये नर्मदा नदी कितनी दूर है यहाँ से सर? यहाँ से 26 किलोमीटर पर दर्शन होता है। ओनली मॉर्निंग टाइम, दिन में मौसम फॉग के कारण खराब रहता है तो इसलिए दर्शन नहीं हो पाता है। वाटर के कारण फोग आ जाता है। जी जी, क्योंकि काफ़ी डीप में अभी हम लोग सी लेवल से 2200 फीट की हाइट पर खड़े हुए हैं। ये हम लोग आ चुके हैं बाज बहादुर के महल के ऊपर। बाज बहादुर महल के जस्ट सामने हम लोग देख सकते हैं जिसका नाम है, पानी जो टैंक देख रहे हैं इसका नाम है रेवा कुंड। नर्मदा का सेकेंड नाम है रेवा। तो अभी जो हम लोग रूपमती पवेलियन के ऊपर गए थे वहाँ से नर्मदा के दर्शन नहीं हो पाए थे, वैसे ही रूपमती को भी नर्मदा के दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ पर कोहरा फॉग बादल उतर आते हैं। तो रूपमती को 2 दिन तक नर्मदा के दर्शन नहीं हो पाए। रूपमती ने 2 दिन तक अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं किया। फिर रूपमती यहाँ पर आकर के प्रार्थना करती है कि अगर मेरी भक्ति में सच्ची शक्ति है तो मुझे दर्शन के लिए आपको मांडू के अंदर आना होगा। तो साक्षात नर्मदा ने इस कुंड में प्रकट होकर के रूपमती को दर्शन दिए। तभी से इस कुंड की इतनी मान्यता है, जो भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं जब तक इस कुंड के दर्शन करके नहीं जाएंगे तो उनकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। और इस बिल्डिंग के अंदर में रूपमती एंड बाज बहादुर दोनों के संगीत हॉल है जहां पर वो लोग संगीत रिहर्सल और संगीत कंपटीशन करते थे। इस बिल्डिंग के अंदर में स्विमिंग पूल भी है बाज बहादुर के यूज के लिए, और स्विमिंग पूल तक वाटर सप्लाई करने के लिए किले के ऊपर से ही पत्थरों की पानी की चैनलें लगी हुई है। पहले पंप होते नहीं थे, रहट फार्सियन व्हील जिसे घुमाने से चाहे जितना हाइट चाहे जितना दूरी पर वाटर सप्लाई कर सकते थे। वाटर चैनल देखेंगे किले के ऊपर से किस तरह से आ रही है, यहाँ पर देखेंगे गेट के ऊपर देख सकते हैं। ये यहाँ कोने में यहाँ पर भी ये कनेक्टेड हो चुकी है अंदर से स्विमिंग पूल में। हाँ, ये देख सकते हैं बाज बहादुर के लिए स्विमिंग पूल। इसको क्लीन करने के लिए भी जस्ट कोने में हॉल छोड़ा हुआ है, उस हॉल को लॉक कर देते हैं तो पूरा स्विमिंग पूल बारिश में भर जाएगा। उसे खोल देंगे तो पूरा क्लीन होकर के, और बारिश के दिनों में जो खड़ा पिलर्स देख रहे हैं इस बिल्डिंग की छत से कनेक्टेड, पूरे बारिश का पानी इसके थ्रू अंडरग्राउंड सप्लाई जी, इसको भरने के हाँ इसको भरने के लिए। अब अंदर संगीत हॉल देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देख सकते हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं हम लोग संगीत महल के अंदर। सामने जो हॉल है उसमें रूपमती, इस साइड में बाज बहादुर। तो रूपमती मेघ मल्हार राग गाती थी जिससे बारिश होती थी। बाज बहादुर भैरवीय दीप राग जिससे कि दीपक जल जाया करते थे। इतना प्रेम उन लोगों का संगीत से रहा था। रूपमती और बाज बहादुर हस्बैंड एंड वाइफ नहीं थे, ओनली अच्छे आर्टिस्ट। तो रूपमती जब यहाँ पर संगीत उस टाइम पर गा रही थी तो यह सूचना अकबर को मिलती है। तो अकबर बाज बहादुर को एक मैसेज पहुंचा कर के लिखता है कि मांडू से रूपमती को संगीत के लिए दिल्ली भेजा जाए। अब रिप्लाई में बाज बहादुर मैसेज पहुंचाता है अकबर को, मैं मांडू में तो रूपमती को भेजने के लिए रेडी हूँ, जो कि आपके हरम में जोधाबाई अकबर की वाइफ रिटर्न में दिल्ली से उसे यहाँ पर मांडू में पहुँचाया जाए। यह मैसेज सुन के अकबर बहुत क्रोधित होता है और अपने सेनापति आदम खां को आदेश देता है कि बाज बहादुर को मांडू से बंदी बना करके दिल्ली लाया जाए। इसी बीच आदम खां बाज बहादुर दोनों में फाइट होती है तो बाज बहादुर सारंगपुर डिस्ट्रिक्ट शाजापुर के पास फाइट में मारा जाता है। आदम खां रिटर्न मांडू में लौट करके आता है।
रूपमती को देख करके, रूपमती की खूबसूरती को देख करके मदहोश हो जाता है और वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था। लेकिन रूपमती वाइफ बनने से पहले अपने हाथों में से डायमंड की अंगूठी निकाल करके दूध में मिला करके पी जाती, यानी कि डायमंड, और अपनी दासियों से कह जाती है कि जहां मेरे प्रेमी बाज बहादुर की कब्र बनी है वहीं मेरी भी समाधि बना दी जाए। तो आज भी सारंगपुर डिस्ट्रिक्ट शाजापुर के पास काली सिंध नदी के किनारे बाज बहादुर की कब्र, रूपमती की समाधि आज भी देखी जा सकती है। इको पॉइंट पर आ चुके हैं। इको मीन्स ध्वनि प्रतिबिंब। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसे दाई काम हल कहा जाता है। दाई मीन्स आया, मीट वाइफ, डॉक्टर नर्स होते नहीं थे, ओनली दाई और वैद होते थे। किसी भी राजा के वहाँ डिलीवरी केस होते थे, इमरजेंसी जो केस होते थे उसके लिए यहाँ सामने पत्थर लगाया गया था। सैनिक यहाँ पर खड़े होकर के दाई को बुला करके आवाज़ लगाते थे। तो दाई डिलीवरी केस देखने जाया करती थी। दाई की जब डेथ हुई, बैक साइड जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये उनका मकबरा है, इसी के अंदर उन्हें दफनाया गया है। इस बिल्डिंग के पीछे एक और बिल्डिंग दिखाई देगा जिसे दाई की छोटी बहन का महल कहा जाता है। दोनों दाइयों का मकबरा इसी के अंदर है। तो ये जो मकबरा देख रहे हैं, ये मकबरा फर्स्ट टाइम वॉच टावर मीन्स मैसेज पॉइंट, पहले टेलीफोन भी होते नहीं थे। तो मांडू में उस टाइम पर जो अटैक हमले हुआ करते थे तो यहाँ से सोल्जर्स बुलाने के लिए मैसेज पहुँचाया करते थे। यहाँ से 35 किलोमीटर से धार ओनली 2 मिनट लगा करता था, रिप्लाई आ जाया करता था 2 मिनट के अंदर। सामने से आवाज़ सुनाई देगी, किस तरह से रिटर्न आवाज़ आती है लौट करके। ये बाबा लगाते हैं यहाँ पर आवाज़, हेलो आप लोग नाराज है, कुछ है बराबर कुछ है। सामने जो पेड़ देख रहे हैं काफ़ी डरावने टाइप होता है। ये जो पेड़ का नाम है हुरसानी इमली कहा जाता है लोकल मांडू में। इंग्लिश नाम है इसका बाओबाब फ्रूट। इसके ऊपर जो फल और पत्तियाँ ओनली बारिश के दिनों में आती है। गर्मी में पूरा फल जो सूख जाता है उसे तोड़ लिया जाता है, सेल किया जाता है, इसको बेचा जाता है। तो इस फल का रीज़न ये रहा है कि गर्मी के दिनों में इसके अंदर जो वाइट फिश निकलते हैं, 3 से 4 पीस अगर खाए जाते हैं तो 2 से ढाई घंटे तक पानी की प्यास को कंट्रोल में रखा जाता है। अफ्रीकन फूड है ये। अफ्रीका से मुगल पीरियड में मांडू के अंदर लाया गया था। तो जहाँ जहाँ उस टाइम पर सोल्जर्स गए हैं तो पूरे मांडू के अंदर में इस इमली के पेड़ पाए जाते हैं। हाँ, बारिश के दिनों में पूरा हरा भरा पेड़ हो जाता है ये। 8 महीने इस तरह से पूरा सूखे टाइप रहता है, बिल्कुल डरावना। तो फिर ये फल चलता कितने टाइम तक होता है? ये 8 से 10 साल तक इसका जो फल है खराब नहीं होता है, ओनली पानी से बचा करके रखना पड़ता है। ओके, 8-10 साल तक खराब नहीं होगा जी। देखिए मांडू के हम लोग अशरफी महल के सामने खड़े हैं। तो अशरफी मीन्स गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, सोने की मोहर। तो इस बिल्डिंग का नाम अशरफी महल मुगल पीरियड सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी 1454 में इस बिल्डिंग का नाम रखा गया अशरफी महल। ये बिल्डिंग फर्स्ट टाइम में रहा था 10th सेंचुरी राजा भोज की रियासत में संस्कृत विद्यालय। इस किले के नीचे में देख सकते हैं आसपास छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। 108 रूम्स रहे थे। नीचे में बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल। इस किले के ऊपर पाठशाला होती थी। इसको बाद में जब मोहम्मद खिलजी 1454 में उर्दू और फारसी की यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देते हैं। मोहम्मद खिलजी और राणा कुंभा दोनों में फाइट होती है 1452 में। मोहम्मद खिलजी कहता है मैं जीता, राणा कुंभा कहता है मैं जीता। दोनों में फैसला नहीं होता है कि कौन जीता। तो दोनों ने फतेह मीनार के रूप में टावर ऑफ विक्ट्री 7-7 मंजिले विजय स्तंभ बनवाए थे। राणा कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर, मोहम्मद खिलजी ने मांडू के अंदर। कहने का मतलब ये होता है कि जो सत्य का विजय स्तंभ था वो आज भी चित्तौड़ में मौजूद है, से पे देखा जा सकता है। झूठ मूठ का विजय स्तंभ आपके सामने है। 1 फ्लोर ही बचा है, 6 फ्लोर पूरा गिर चुका है। ये 7 हिस्टोरिकल रहा था, जो 1 फ्लोर ही दिखाई दे रहा है। फिर मोहम्मद खिलजी का लड़का होता है सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी।
तो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी अपने हरम में 1600 बेगम रखता है। 1600 इसलिए रखता है क्योंकि वो हिंदू धर्म महाभारत के बारे में पढ़ और सुन रखता है कि जब महाभारत में कृष्ण भगवान ने 16,108 गोपियाँ रखी, मेरी तो पूरी मुगल रियासत है, मैं 1600 बेगम क्यों ना रखूं। तो 1600 में से वो 2 किस्म की बेगमों को लाइक नहीं करता था। फर्स्ट वाली बेगम जिनके सिर में वाइट बाल हो जाया करते थे, सेकंड वाली बेगम जो अपने हरम में खा खा करके मोटी हो जाया करती थी। मोटी वाली बेगमों के लिए दुबला पतला करने के लिए, स्पेशल एक्सरसाइज के लिए इस किले के ऊपर स्टेप देख सकते हैं। इस तरह की स्टेप्स किसी भी किले के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। हर स्टेप पर एक गोल्ड कॉइन सोने की असरफी रखी जाती थी। वही असरफियाँ मोटी बेगमों से एक्सरसाइज करते हुए उठवाई जाती थी। एक सीढ़ी को एक बार में क्लियर करना होता है गोल्ड कॉइन उठाते हुए। फिर बैक साइड जो विजय स्तंभ बना हुआ था, वहाँ पर जाकर के पूरे मांडू सिटी का नज़ारा देखा जाता था। उतरते टाइम पर जितनी भी असरफियाँ इकट्ठी होती थी, सारी गरीबों में बांट दी जाती थी दान के रूप में। उसी कारण से किले का नाम रखा अशरफी महल।